आज इस वीडियो में हम एमकॉम फाइनल एबीएसटी के एडवांस अकाउंटिंग पेपर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो पिछले वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं हम टॉपिक, उसमें संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की बकाया के संबंध में पढ़ेंगे। यदि इस तरह की परिस्थिति आती है तो उसमें क्या करना है। पर उससे पहले आप ये समझिए कि संचयी पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश की बकाया से क्या आशय है। यहाँ पर हम कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो कई बार कंपनी में ये स्थिति हो सकती है कि कंपनी काफी समय से निरंतर हानि में चल रही है और कंपनी में पूर्वाधिकार अंश संचयी पूर्वाधिकार अंशों के रूप में है। संचयी पूर्वाधिकार अंशों का मीनिंग ये होता है कि जब भी यदि लाभ नहीं हो रहा है और उन पर लाभांश नहीं दिया जा पा रहा है तो वो लाभांश अक्यूमुलेट होता रहता है, संचयी होता रहता है, ताकि आगे जब भी लाभ होगा तो वो लाभांश चुकाया जाएगा। तो यहाँ स्थिति ये है कि कंपनी हानि में चल रही है, लाभ नहीं हो रहा है, तो जितने सालों से हानि हो रही है उतने सालों से संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश ड्यू होता जा रहा है, बकाया होता जा रहा है, एरियर के रूप में होता जा रहा है। तो इस तरह के लाभांश की स्थिति ये होती है कि ये दायित्व के रूप में नहीं हुआ, क्योंकि घोषित तो हमने किया ही नहीं, हानि थी, लाभ हुआ ही नहीं, इसलिए हमने घोषित भी नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, तो दायित्व के रूप में नहीं है। इसको चिट्ठे में नीचे नोट के रूप में संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखाया जाता है। संदिग्ध दायित्व के से क्या आशय है? संदिग्ध दायित्व का ये मतलब है कि इन फ्यूचर यदि लाभ होगा तो चुकाया जाएगा लाभांश, और लाभ नहीं होगा तो नहीं चुकाया जाएगा। तो संदिग्ध है, हमें पहले से नहीं पता है कि अगले वर्ष लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला है। लाभ होगा तो दायित्व उत्पन्न होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको संदिग्ध दायित्व कहते हैं। तो क्योंकि हम इसको इस तरह से संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखा रहे हैं, तो जब पूंजी में कमी की योजना क्रियान्वित की जा रही है तो इस तरह के बकाया भी यदि बैलेंस शीट में है तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि परिस्थितियां किस तरह की हैं। इस तरह के संबंध में लाभांश की बकाया के लिए 4 तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसी परिस्थिति होगी हम उसके अनुसार ही व्यवहार करेंगे। तो देखिए क्या क्या परिस्थिति हो सकती है। पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि पूर्वाधिकार अंशधारी अंशों पर बकाया लाभांश की पूरी राशि का त्याग कर दें, यानी कि वो कह देते हैं कि हमें कुछ भी नहीं लेना है और हम अपना ये पूरा हिस्सा त्याग कर रहे हैं। तो इस स्थिति में, क्योंकि पुस्तकों में भी बैलेंस शीट में भी कोई दायित्व पहले से नहीं है, बैलेंस शीट में हमने कोई डिविडेंड के रूप में दायित्व नहीं दिखाया हुआ है, केवल संदिग्ध दायित्व के रूप में है, दायित्व है नहीं। तो जब वो त्याग करेंगे तो त्याग करने पर कोई भी जनरल प्रविष्टि नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले से भी कोई खाता नहीं खुला हुआ है और अब त्याग कर दिया गया है, तो जनरल प्रविष्टि किसी भी रूप में नहीं होगी। तो पहली परिस्थिति ये है। उसके बाद दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि पूर्वाधिकार अंशधारी अपने अंशों पर बकाया लाभांश की राशि का अंशतः त्याग करें, कुछ हिस्सा त्याग कर दें और बाकी हिस्से के लिए, शेष राशि के लिए कंपनी के ऋण पत्र, अंश या नगद राशि को स्वीकार करें। तो यहाँ पर ऊपर वाली त्याग वाली परिस्थिति भी आ गई और कुछ हिस्से के लिए वो बदले में ऋण पत्र, अंश या नगद ले भी रहे हैं, तो 2 परिस्थिति हो गई। तो जो पहली त्याग वाली परिस्थिति है उसके लिए तो सेम, जो फर्स्ट परिस्थिति थी वो सेम हो गई, तो उसके लिए तो हमें कोई भी जनरल प्रविष्टि नहीं करनी है। लेकिन जो शेष राशि है जिसके बदले में वो कुछ न कुछ लेना स्वीकार कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि पुस्तकों में डिविडेंड खाता नहीं खुला हुआ है, तो पहले तो हम डिविडेंड को पुस्तकों में ड्यू करेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो ड्यू होने पर क्या एंट्री हम करेंगे, क्योंकि रिडक्शन की स्कीम चल रही है तो सभी प्रविष्टियां हमें कैपिटल रिडक्शन के माध्यम से ही करनी है। तो ड्यू करने के लिए डिविडेंड को तो नेचुरली क्रेडिट किया जाएगा और डेबिट किसको करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को। तो एंट्री हमारी होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो ये लाभांश देय होने पर, ड्यू होने पर एंट्री करेंगे, और जब हम भुगतान करेंगे तो प्रविष्टि हम कर देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डीआर। पेमेंट कर रहे हैं इसलिए इसको तो डेबिट कर देंगे,
और बदले में हम जो भी दे रहे हैं, 2 डिबेंचर्स यदि डिबेंचर दे रहे हैं, 2 शेयर कैपिटल यदि शेयर कैपिटल दे रहे हैं, और 2 कैश और बैंक यदि हम कैश में दे रहे हैं। तीनों चीजें दे सकते हैं, कोई एक इसमें से हो सकता है या कोई 2 चीजें एक साथ हो सकती है, जैसी क्वेश्चन के अनुसार परिस्थिति है उसी हिसाब से आपको एंट्री करनी है। तो ये सेकंड परिस्थिति हो गई जिसमें आंशिक रूप से त्याग किया जाता है और आंशिक रूप से भुगतान स्वीकार किया जाता है। तीसरी परिस्थिति ये है जब पूर्वाधिकार अंशधारी बकाया लाभांश की संपूर्ण राशि के लिए ऋण पत्र, अंश या नगद राशि स्वीकार कर लें और त्याग बिल्कुल न करें। यानी त्याग तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं तो उसके संबंध में तो कोई करनी ही नहीं प्रविष्टि, और वैसे भी त्याग के लिए हम कोई प्रविष्टि नहीं करते। वो अपनी पूरी राशि के बदले में या तो नगद ले रहे हैं या ऋण पत्र ले रहे हैं या अंश ले रहे हैं। तो इसमें भी क्योंकि परिस्थिति जो ऊपर हमने की आंशिक वाली, उसी तरह से आपको ये करना होगा कि जो वहां ऊपर हमने आंशिक भुगतान के संबंध में एंट्री की थी वही यहाँ पे अब संपूर्ण राशि के लिए करनी होगी। और क्योंकि संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखाया हुआ है तो पुस्तकों में तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट खुला हुआ नहीं है क्योंकि ड्यू नहीं हुआ है अभी तक। तो हम पहले तो सेम ऊपर जो ए और बी में हमने एंट्री की वो सेम एंट्री यहाँ पे आपको संपूर्ण राशि से करनी है। सेकंड परिस्थिति में उसको आंशिक से किया था आपने और थर्ड परिस्थिति में उसको संपूर्ण राशि से करनी है। एंट्री सेम ही होगी। पहली एंट्री आप ड्यू होने पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड करेंगे और भुगतान करने पर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डीआर टू डिवेंचर टू शेयर कैपिटल या फिर टू कैश और बैंक, जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुसार तो उपरोक्त ए और बी प्रविष्टि ही इसमें की जाएगी। फोर्थ परिस्थिति ये हो सकती है, ऊपर तीनों परिस्थितियों में तो हम उसको मान के चल, ये परिस्थिति थी कि हम संदिग्ध दायित्व के रूप में उसको मान रहे थे। पुस्तकों में डिविडेंड के संबंध में कोई भी एंट्री नहीं थी। पर कई बार इन सबसे डिफरेंट ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कंपनी ने पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की घोषणा कर दी थी। तो लाभांश की घोषणा करने पर लाभांश ड्यू हो जाता है, पुस्तकों में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, चिट्ठे में भी बैलेंस शीट में भी वो दायित्व के रूप में दिखाया जाता है। तो घोषणा करने का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट पुस्तकों में खुला हुआ है। संदिग्ध दायित्व ऊपर हम मान रहे थे तो उसका कोई खाता नहीं खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि घोषणा हो चुकी है तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट खुला हुआ है। लेकिन घोषणा करने के बाद यदि कैपिटल रिडक्शन की योजना स्टार्ट हो जाती है तो उसका प्रभाव ये होगा कि हमने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। तो उस परिस्थिति में हम किस तरह से प्रविष्टि करेंगे, किस तरह से एंट्रीज की जाएंगी। तो उस परिस्थिति में यदि त्याग किया जाता है तो क्योंकि खाता खुला हुआ है और अब वो त्याग किया जा रहा है, उनको हमें पेमेंट नहीं करना है, तो उस खाते को हमें बंद करना पड़ेगा और वही कैपिटल रिडक्शन के माध्यम से हम बंद करेंगे। तो त्याग के लिए हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। तो हमारा जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट खुला वो बंद हो जाएगा और इसको कैपिटल रिडक्शन को हम क्रेडिट कर देंगे। दूसरा इसमें हो सकता है कि भुगतान करना है, तो जितने हिस्से के लिए भुगतान करना है तो उसके लिए हम ऊपर जो हमने सेकंड सिचुएशन में 2 प्रविष्टियां की थी तो उसमें से केवल आपको सेकंड वाली प्रविष्टि करनी है, क्योंकि डिविडेंड अकाउंट तो ऑलरेडी पुस्तकों में खुला हुआ ही है। केवल आपको पेमेंट की एंट्री करनी है तो केवल आप ये एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डीआर और जिस रूप में पेमेंट कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। टू डिबेंचर हो सकता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो सकता है, कैश और बैंक हो सकता है। तो इस तरह से भुगतान करने की केवल यही एंट्री आपको करनी होगी। तो इस तरह से हमने ये 4 परिस्थितियां की। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट 3 परिस्थितियां वो परिस्थितियां हैं जिसमें हम संदिग्ध दायित्व मान करके कर रहे हैं और चौथी परिस्थिति वो है जिसमें संदिग्ध दायित्व नहीं मान रहे हैं, घोषणा कर दी गई थी और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट पुस्तकों में खुला हुआ है। जबकि संदिग्ध दायित्व जब हम मान रहे हैं या संदिग्ध दायित्व यदि है तो उसका कोई भी अकाउंट पुस्तकों में
खुला हुआ नहीं होता है। तो इस तरह से ये एंट्रीज की जाएंगी।